जरा सोचिए, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश, वो भी बिना किसी रूल बुक के। पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए आज के इस विश्लेषण में हम उस शानदार मास्टर प्लान को डिकोड करने वाले हैं जो इस पूरे देश को एक धागे में पिरो कर रखता है, यानी हमारा अपना भारतीय संविधान। हम इसके 22 जटिल भागों को ऐसे समझेंगे जैसे किसी विशाल इमारत का ब्लूप्रिंट देख रहे हों, ताकि ये समझ आए कि आखिर ये पूरी व्यवस्था इतनी सटीकता से काम कैसे करती है। अब इस विशाल दस्तावेज को आसानी से समझने के लिए हमने इसके 22 भागों को 6 मुख्य स्तंभों में बांट दिया है: नागरिकों के अधिकार, संघ और राज्य व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, केंद्र राज्य संबंध, महत्वपूर्ण सेवाएं और अंत में आपातकाल और संशोधन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, जो बात करता है नागरिकों और उनके अधिकारों की। यही वो बुनियादी नींव है जिस पर पूरा देश खड़ा है। देखिए, किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसकी सीमाएं और उसके लोग, राइट? भाग 1 ठीक यही करता है, ये क्लियर करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। फिर आता है भाग 2, जो हम सबको एक धागे में पिरोता है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता के जरिए। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। और जब जमीन और लोग तय हो गए तो भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व सरकार को बताते कि भाई हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, जैसे सबको समान वेतन देना और पर्यावरण की रक्षा करके एक बढ़िया कल्याणकारी राज्य बनाना। लेकिन रुकिए, अगर राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए तो वो अपने ही नागरिकों पर हावी हो सकता है ना? इसी से बचाने के लिए आती है हमारी सबसे बड़ी ढाल, भाग 3, यानी हमारे मौलिक अधिकार। बराबरी के हक से लेकर आज़ादी से जीने तक। ये वो 6 बुनियादी अधिकार हैं जो असल में आम इंसान को ताकतवर बनाते हैं और इस देश को एक सच्चा लोकतंत्र। ये लिटरली एक गेम चेंजर हैं। पर एक बात बताइए, अगर इन अधिकारों को लागू ही ना किया जा सके तो इनका क्या फायदा? कागजी वादों का तो कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। सच कहूं तो यही अधिकारों की सबसे सॉलिड गारंटी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आप जानते हैं कि हमारे ओरिजिनल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का कोई जिक्र ही नहीं था? जी हां, इन्हें तो 1976 में 42वें संशोधन के जरिए भाग 4A के रूप में जोड़ा गया था। मतलब अधिकारों के साथ साथ अब राष्ट्रध्वज का सम्मान करना या पर्यावरण बचाना जैसी हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई। आखिर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी तो आती है। चलिए अब इस बुनियादी ढांचे से आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की तरफ। देखते हैं कि केंद्र और राज्य के स्तर पर यह विशाल प्रशासनिक मशीनरी कैसे काम करती है। इस पूरी मशीनरी को समझना ना बहुत ही आसान है अगर आप इसे एक मिरर इमेज की तरह देखें। एक तरफ है भाग 5, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद दिल्ली से पूरे देश को चलाते हैं, और बिल्कुल उसी तर्ज पर राज्यों के लिए है भाग 6, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल होते हैं। इसमें राज्यपाल एक बहुत ही अहम कड़ी है क्योंकि वो राज्यों में एक तरह से राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि होते हैं। एकदम परफेक्ट पैरेलल सिस्टम। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि संविधान का कोई पूरा का पूरा हिस्सा ही गायब हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। भाग 7 अब बस एक ऐतिहासिक फुटनोट बनकर रह गया है। 1956 में 7वें संशोधन ने पार्ट बी राज्यों से जुड़े इस पूरे हिस्से को ही हटा दिया था। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि हमारा ये ब्लूप्रिंट समय की जरूरत के हिसाब से खुद की छटाई भी कर सकता है। राजधानियों से थोड़ा और नीचे एकदम ग्राउंड लेवल पर आते हैं। हमारा तीसरा स्तंभ बात करता है स्थानीय प्रशासन की। देखिए, लोकतंत्र का असली मजा तो तब है जब पावर सीधे आम इंसान के हाथ में हो, एकदम जमीनी स्तर पर। 1992 के ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधनों ने ठीक यही किया। भाग 9 और 9A के जरिए गांवों में पंचायतें और शहरों में नगरपालिकाएं बनी, और बाद में भाग 9B जोड़कर सहकारी समितियों को भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना दिया गया। यानी अब लोग अपने इलाके के विकास के फैसले खुद ले सकते हैं। अब भारत इतना विशाल और विविधताओं वाला देश है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहां नहीं चल सकता। इसीलिए भाग 8 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का सीधा कंट्रोल राष्ट्रपति के पास होता है। वहीं भाग 10 थोड़ा अलग है। ये विशेष रूप से जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों की अनूठी संस्कृति और अधिकारों को बचाने के लिए खास प्रशासनिक नियम बनाता है।
ताकि विकास की इस अंधी दौड़ में किसी की अपनी पहचान न खो जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे स्तंभ की ओर, जो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझाता है जो कानून और पैसों के जरिए केंद्र और राज्यों को आपस में जोड़कर रखता है। जरा सोचिए, अगर केंद्र और राज्य टैक्स या कानूनों को लेकर आपस में ही लड़ते रहें तो देश कैसे चलेगा? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आते हैं भाग 11 और 12। ये कानून और वित्त का एकदम साफ साफ बंटवारा करते हैं। इसी में वित्त आयोग का बनना और आजकल का जीएसटी जैसी चीजें शामिल हैं। और हाँ, भाग 13 ये पक्का करता है कि कोई भी राज्य व्यापार के लिए अपनी सीमाएं बंद न कर दे, ताकि पूरा भारत आर्थिक रूप से एक खुला और अखंड बाजार बना रहे। अब आते हैं हमारे 5वें स्तंभ पर। यहां हम लोकतंत्र के उन अंपायर्स की बात करेंगे जो इस पूरे खेल को बिना किसी भेदभाव के चलाते हैं। आखिर इस इतनी बड़ी व्यवस्था को पूरी ईमानदारी से चलाता कौन है? यहीं एंट्री होती है कुछ बेहद जरूरी संस्थाओं की। जैसे भाग 15 में चुनाव आयोग है, जो फ्री और फेयर इलेक्शन की गारंटी देता है। देश के लिए बेहतरीन अफसर चुनने का काम भाग 14 में यूपीएससी करता है। वहीं भाग 16 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए खास प्रावधान है, ताकि कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए। और अंत में भाग 17 हमारी राजभाषाओं को मैनेज करता है, जो इतनी सारी भाषाई विविधता के बीच हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करता है। और आखिर में हमारा छठा स्तंभ, ये हमें बताता है इस भव्य डिजाइन के उन अल्टीमेट सेफ्टी फीचर्स और अपग्रेड मैकेनिज्म के बारे में जो पहले से ही इसमें फिट किए गए हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अप्रत्याशित संकट आ जाए तो क्या होगा? ऐसे वक्त के लिए भाग 18 एक अल्टीमेट सेफ्टी वॉल की तरह काम करता है। युद्ध या बाहरी हमले के लिए राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में सिस्टम फेल होने पर राष्ट्रपति शासन और भयंकर आर्थिक संकट के लिए वित्तीय आपातकाल। ये बेहद कड़े नियम हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सबसे बुरे हालात में भी देश की सुरक्षा और अखंडता पर कोई आंच ना आए। लेकिन कोई भी दस्तावेज अगर पत्थर की लकीर बन जाए तो वो समय के दबाव में टूट सकता है। इसीलिए इसे लचीला रखा गया है। भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान में ही बदलाव करने की ताकत देता है। सच कहूं तो यही वो असली सुपर पावर है जिसकी वजह से 1950 में लिखा गया ये दस्तावेज आज के सुपरफास्ट डिजिटल युग में भी एकदम रेलेवेंट है। ये वाकई एक जीवित दस्तावेज है। इस शानदार ब्लूप्रिंट को पूरा करते हुए ये आखिरी के कुछ हिस्से बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैंडल करते हैं। भाग 19 राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे बड़े पदों को कानूनी सुरक्षा देता है ताकि वो बिना डरे अपना काम कर सकें। भाग 21 में राज्यों के लिए कुछ अस्थायी यानी टेम्पररी प्रावधान है। और फाइनली भाग 22 इस महान दस्तावेज को इसका आधिकारिक नाम देता है और पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को गहराई से समझने के बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर हमारा भारतीय संविधान वाकई इतना शानदार और मास्टरफुली डिजाइन किया गया ब्लूप्रिंट है, तो संशोधन और आपातकाल से जुड़े इसके मैकेनिज्म अगली सदी की उन अनजानी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे जिनके बारे में आज हम शायद सोच भी नहीं सकते। मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। हमेशा याद रखिए, इन 22 भागों को समझना इस लिविंग डॉक्यूमेंट को जानने की महज एक शुरुआत है। ज्ञान के इस दिलचस्प सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान की अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स की ये वो बुनियादी नियम हैं जिन पर हमारे पूरे देश का प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ है। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बस देश की व्यवस्था को समझना चाहते हो, इन अनुसूचियों को याद रखना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपको पता ही होगा कि जब हमारा संविधान बना था तब उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ लगातार इवॉल्व हुआ है। इसीलिए नई जरूरतों के हिसाब से नए नियम जुड़ते गए और आज के वक्त में हमारे पास कुल 12 अनुसूचियां हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। पहले हम ओरिजिनल फ्रेमवर्क देखेंगे, फिर सूचियां और भाषाएं, उसके बाद जो नए अमेंडमेंट्स यानी संशोधन हुए उनकी बात करेंगे और लास्ट में एक सुपरफास्ट वन लाइनर रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे ओरिजिनल संवैधानिक ढांचे की, यानी उन फाउंडिंग ब्लूप्रिंट्स की जिनसे देश चलना शुरू हुआ। शुरुआती 4 अनुसूचियों का लॉजिक बहुत ही शानदार है। सोचिए, एक देश बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन, राइट? तो पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करती है। अब देश बन गया तो उसे चलाने के लिए अधिकारी चाहिए, इसलिए दूसरी अनुसूची
राष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे पदों के वेतन और भत्तों की गारंटी देती है। लेकिन काम शुरू करने से पहले ईमानदारी की कसम भी तो खानी होगी। तो तीसरी अनुसूची में शपथ यानी ओथ्स शामिल हैं। और अंत में राज्यों को संसद में आवाज देने के लिए चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन को फिक्स करती है। क्षेत्र, पैसा, शपथ और फिर प्रतिनिधित्व। है ना बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस? अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पांचवी अनुसूची सामान्य रूप से पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन की बात करती है, लेकिन छठी अनुसूची बहुत स्पेसिफिक है। यह सिर्फ और सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होती है, और वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 खास राज्यों के नामों को तो एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रैप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, सूचियां और भाषाएं, यानी वो पिलर्स जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं। 7वीं अनुसूची असल में हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। ये पावर को 3 साफ हिस्सों में बांटती है। पहली, संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी, राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारों का अधिकार है। और तीसरी, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, जहां दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। शक्तियों का ये एकदम क्लियर बंटवारा ही तो है जो केंद्र और राज्यों को आपस में टकराने से बचाता है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, और यहां जो मैजिक नंबर आपको याद रखना है वो है 22। जी हां, वर्तमान में हमारी 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 22 है। ये एक ऐसा डायरेक्ट फैक्ट है जो हमेशा टिप्स पर होना चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि शुरुआत में ऐसा नहीं था? ओरिजिनली 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। ये बात हमें बहुत खूबी से दर्शाती है कि हमारा संविधान कितना समावेशी रहा है। जैसे जैसे समय बीता, देश की विशाल सांस्कृतिक विविधता को और ज्यादा सम्मान देने के लिए इसमें लगातार नई भाषाएं जुड़ती गईं, और आज ये आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है। अब हम उस दौर में एंट्री करते हैं जहां हमारे फाउंडर्स के विजन में सरकार ने जरूरत के हिसाब से बड़े बदलाव किए, यानी संशोधनों का योग। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि बाकी की 4 अनुसूचियां कैसे और कब जुड़ी। 1951 में पहला संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची आई। फिर एक लंबा गैप और 1985 में 52वें संशोधन से 10वीं अनुसूची जुड़ी। इसके बाद 1992 का साल तो जैसे गेम चेंजर साबित हुआ, जब 73वें और 74वें संशोधन से 11वीं और 12वीं अनुसूचियां एक साथ पिक्चर में आ गईं। ये क्रोनोलॉजी हर चीज को एकदम साफ कर देती है। अब सवाल यह है कि 9वीं अनुसूची की इतनी जल्दी जरूरत क्यों पड़ गई? बात 1951 की है। देश आज़ादी हुआ था और भूमि सुधार लागू करना सबसे जरूरी टास्क था, लेकिन लोग इन कानूनों के खिलाफ बार बार कोर्ट जा रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ही संशोधन में 9वीं अनुसूची को लाया गया, ताकि इन लैंड रिफॉर्म्स को अदालती कार्यवाही यानी न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। ये उस वक्त की जरूरत का एक परफेक्ट लीगल सॉल्यूशन था। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची, जिसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। आपने आयाराम गयाराम वाली कहावत तो सुनी होगी। उस दौर में राजनेताओं का बार बार दल बदलना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया था। इसी पॉलिटिकल ड्रामे और अस्थिरता को खत्म करने के लिए दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। अब आते हैं 1992 पर। 11वीं अनुसूची, जिसे 73वें संशोधन से जोड़ा गया, पंचायतों को पावर देती है। और यहां जो नंबर आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वो है 29। जी हां, ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को काम करने के लिए पूरे 29 विषय दिए गए हैं। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए यह एक मास्टर स्ट्रोक था। और बिल्कुल इसी तर्ज पर शहरों के लिए आई 12वीं अनुसूची। इसे भी 74वें संशोधन के जरिए उसी साल यानी 1992 में जोड़ा गया। लेकिन नगरपालिकाओं को शहरी प्रशासन के लिए कुल 18 विषय सौंपे गए। तो बस इतना याद रखिए, गांव में पंचायतों के पास 29 विषय हैं और शहरों में नगरपालिकाओं के पास 18। इन दोनों का अंतर बहुत ही क्रूशल है। और अब समय है हमारे फाइनल मास्टर क्लास का। चलिए फटाफट एक 1 लाइनर रिवीजन करते हैं ताकि ये सब हमेशा के लिए याद हो जाए। पहली 6 अनुसूचियों को इस फ्लो में याद रखिए। पहली, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी, वेतन भत्ते। तीसरी, शपथ। चौथी, राज्यसभा की सीटें। 5वीं, अनुसूचित क्षेत्र। और छठी, स्पेशल जनजातीय क्षेत्र। बस इन्हीं कीवर्ड्स को इसी स्पीड में दिमाग में लॉक कर लीजिए। और अब इसी तेज गति से बाकी बची 6 देखते हैं। 7वीं,
3 सूचियां, 8वीं भाषाएं, 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल विरोधी कानून, 11वीं पंचायत और 12वीं नगरपालिका। लीजिए हो गया 12 की 12 अनुसूचियों का पूरा ढांचा एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो आज हमने देखा कि कैसे 8 अनुसूचियों से शुरू हुआ हमारा सफर आज 12 तक पहुंच चुका है। ये दिखाता है कि शासन और व्यवस्था कभी स्थिर नहीं रहती। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल है। आज जिस तेजी से हमारा समाज, प्रशासन और चुनौतियां बदल रही हैं, उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि भविष्य में कभी हमें 13वीं अनुसूची की भी जरूरत पड़ेगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।